वेलकम बैक दोस्तों। काफी दिनों से पुनर्जन्म पार्ट 4 का रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फाइनली दिस वीडियो इज हियर। एक्चुअली ये मूवी 5 महीनों पहले ही रिलीज हो गई थी, मुझे ही टाइम नहीं मिला लाने में। जो नए व्यूअर्स है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पुनर्जन्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और शुक्लपक्ष मूवी की वीडियो नहीं देखी, पहली फुर्सत में वो तीनों वीडियो देख लीजिए, तभी ये मूवी आपको समझ में आएगी, क्योंकि सारी कहानी कंटिन्यूएशन है। और उन 3 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो पहले आप उन वीडियोस के देखने के बाद ये वीडियो देखिए। अब इस फाइनल पार्ट के बारे में बात करें तो नाइस ऑसम, रेगुलर ही की तरह ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। और एक्चुअली ये मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली थी, इसीलिए इस मूवी को थोड़ा लंबा खींचा गया। मतलब मूवी का ड्यूरेशन 2.5 घंटे के आसपास है, बाद में OTT में रिलीज कर दिया। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में हम लोग राफसान को देखते हैं, जो किसी जगह पर बंधा होता है। दूसरे सीन में वो इंस्पेक्टर हारून राफसान के घर पर आता है। घर में नूरू मौजूद होता है, वही राफसान का ड्राइवर। हारून कहने लगता है, अरे वाह नूरू, तुम तो बहुत ठीक हो गए, और वैसे भी तुम्हारा जो एक्सीडेंट केस है ना, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ। कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं तुमको बता दूंगा। और वैसे तुमको किसी पर शक है, मतलब तुम्हारा कोई दुश्मन वगैरह है? नूरू कहने लगता है, सर मेरा कौन दुश्मन हो सकता है, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। हारून कहने लगता है कि वर्षा तो जेल में है ना, उसी के बारे में बात करने के लिए मैं राफसान से मिलने के लिए आया हूँ। राफसान कहाँ पर है? नूरू कहने लगता है, अरे सर वो तो घर पर मौजूद नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हुए है, पता नहीं कब लौटेंगे, 2 दिन या 3 दिन। अगर वो आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरे सीन में हम कमाल को देखते हैं, जो किसी जगह पर बंधा होता है और इसको बांधने वाला मंजू होता है। बहुत मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ लबोनी कहाँ पर है, लेकिन ये कमाल अपना मुंह ही नहीं खोलता, मार खाते रहता है बस। दूसरे सीन में वो इंस्पेक्टर हारून अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि मैं आज राफसान के घर पर गया था, वहाँ पर नूरू मौजूद था, मुझे नूरू पर थोड़ा शक है, एक काम करो तुम उसका फोन ट्रैकिंग पर लगा दो। उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल पर आते हैं और शॉकिंगली हॉस्पिटल में रुकैया होती है बेहोश पड़ी हुई। कांस्टेबल हारून को हॉस्पिटल का CCTV कैमरा दिखाने लगता है। एक्चुअली कल रात एक अनजान बंदा रुकैया को हॉस्पिटल के पास ड्रॉप करके चला गया, और एक्चुअली वो अनजान बंदा और कोई नहीं मंजू होता है। हारून कांस्टेबल से कहने लगता है कि फटाफट से इस बंदे के बारे में पता करो, कौन है ये। दूसरी तरफ नूरू राफसान के पास आता है, मतलब राफसान को बांधने वाला नूरू ही होता है। कहने लगता है, सर आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, अगर ये नहीं होता चलो एक और ऑप्शन है, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, अगर नहीं दिया तो आपके माथे पर मैं गोली मार दूंगा। इस तरह से अपनी गन निकालकर राफसान को डराने लगता है। अब राफसान बहुत ही वीक होता है, नूरू से कहने लगता है, मुझे पता है नूरू तुम मुझे नहीं मारोगे, अगर मुझे मारना हो तो कब का मार चुके, तुमको तो बस मेरे पैसे चाहिए। नूरू कहने लगता है, हाँ सर आपने सही पकड़ा, आप फटाफट से मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको रिहा कर दूंगा, मैं यहाँ से फुर हो जाऊंगा। तो राफसान मना करने लगता है। उसके बाद नूरू राफसान को बहुत मारने पीटने लगता है, और उसी तरह राफसान जिंदा रहने के लिए इसको जबरदस्ती खाना खिलाते रहता है। दूसरी तरफ हारून जेल आता है वर्षा से मिलने के लिए। कहने लगता है कि मैं आपके घर पर गया था राफसान से मिलने के लिए, लेकिन घर पर नूरू मौजूद था। वर्षा शॉक में रहकर पूछने लगती है, क्या नूरू भाई ठीक ठाक हो गए? हारून कहने लगता है कि आप किसी अच्छे लॉयर को ढूंढ लीजिए ताकि आपका केस लड़े। इस तरफ राफसान अपने हाथ खोलकर अपने हाथ को काटते हुए अपना ही ब्लड पीने लगता है, और बैकग्राउंड में कहने लगता है कि साइंस के हिसाब से एक इंसान अपने खुद का गोश्त नहीं खा सकता, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। जंगल में एक जानवर है जो खुद को जख्मी करके अपना गोश्त और अपना ब्लड पीता है। ऐसा करने से इंसान की जो स्ट्रेस है, दुख दर्द है, वो दूर हो जाती है। दूसरी तरफ वो कांस्टेबल रुमकी नाम की एक फॉरेंसिक डॉक्टर के पास आता है। अब पुलिस वालों को नीला का सुसाइड नोट मिला था ना, उसके बारे में अपडेट लेने के लिए आता है। रुमकी कहने लगती है कि लेटर में हैंड राइटिंग तो नीला की ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आत्महत्या का लेटर है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला बंदा जब भी अपना सुसाइड नोट लिखता है तो उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन इस लेटर में ऐसा कोई साइन नहीं, बहुत ही क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रुकैया होश में आती है, तभी एक नर्स रुकैया के पास आती है इसको इंजेक्शन वगैरह डालने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन ये पागल औरत नर्स को ही जख्मी करके वहाँ से भागने लगती है इसकी जात का। इस तरफ राफसान बैकग्राउंड में हमसे ये कहने लगता है कि कोई भी बंदा अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करना चाहिए, जो कोई भी ऐसा करेगा वो पकड़ा जाएगा। शायद मैं भी पकड़ा जाऊं, लेकिन पुलिस मुझे कैसे पकड़ेगी? कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को पता लग जाएगा कि नीला का वो सुसाइड लेटर फेक है,
और पुलिस वालों ने मेरी बहन वर्षा को अरेस्ट किया। कुछ दिनों बाद वो भी छूट जाएगी। उसके बाद पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे, लेकिन मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि मैंने नीला के टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके गोश्त को खिला दिया और जो ना खिलाने वाली चीजें थी जैसे दांत, बाल, उन सारी चीजों को मैंने कब का जला दिया। मतलब सारे सबूतों को मिटा दिया। खैर दूसरी तरफ रुखिया किसी बंदे से उसका फोन लेकर बहुत ही मुश्किल से नूरू को कॉल करती है। नूरू शौक में रहकर पूछने लगता है, अरे रुखिया तुम हॉस्पिटल से कब बाहर आई? रुखिया यही कहने लगती है कि मैं हॉस्पिटल से भाग निकली। नूरू कहने लगता है, अच्छा ठीक है, तुम राफसान के घर पर आ जाओ। रुखिया पूछने लगती है, नहीं नहीं मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी, वहाँ पर राफसान होगा। नूरू कहने लगता है, अरे रुखिया डरो मत, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल पर है, तुम बस आ जाओ, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। तो रुखिया राफसान के घर पर जाते जाते दुकान से एक चाकू निकाल लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरी तरफ मंजू कमाल को बहुत मार पीट कर लबोनी के बारे में ही पूछते रहता है। कमाल पूछने लगता है, अरे तुम तो मर चुके थे ना, जिंदा कैसे आए? मतलब कमाल ने मंजू के जुड़वा भाई को देखा था, निलॉय। मंजू कहने लगता है, हाँ मैं भूत बनकर तुम्हारे सामने आ गया, बताओ लबोनी कहाँ पर है? इस तरह से बहुत मारने पीटने लगता है। दूसरी तरफ वो लेडी डॉक्टर रुमकी अपने अंकल के हॉस्पिटल पर जाती है, बस ऐसे ही कुछ काम से। उसी जगह पर एक बुढ़िया कुछ दांतों को लेकर दूसरे बंदी से कहने लगती है कि मेरे दांत मुझे लगा दो। तो रुमकी को इस औरत की बातें थोड़ा फनी लगती है, फटाफट से उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। वो बूढ़ी औरत दो दांत रुमकी को दिखाकर कहने लगती है कि ये देखो मेरे दांत निकल गए, मुझे मेरे दांत लगा दो बेटा। तो रुमकी उन दांतों को लेकर बहुत ही थर्रोली चेक करने लगती है और ये दांत अपने पास ही रख लेती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 2018 जब ये पागल बुढ़िया किसी जगह से गुजर रही थी, उसी जगह पर इसने एक जले हुए ड्रम को देखा और आपको याद है ना, राफसान ने नीला के बॉडी के कुछ चीजें इसी ड्रम में रखकर जला दिया था और दांत तो जलते नहीं। तो वही दांत इस पागल बुढ़िया को मिलते हैं और ये बहुत हंसने लगती है कि मेरे दांत मिल गए, मेरे दांत मिल गए, अब मैं इन दांतों को मेरे मुंह में लगा लूंगी। दूसरी तरफ रुखिया नूरू के पास आती है। नूरू रुखिया को तहे दिल से स्वागत करने लगता है। रुखिया राफसान के बारे में पूछने लगती है, क्या घर में राफसान नहीं? नूरू कहने लगता है, अरे यार तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और मैं तुमको एक सरप्राइज दिखाऊं, तुम बैठो, पहले बैठो, आराम करो। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हारून और कांस्टेबल डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब पुलिस वालों को पता लग जाता है कि रुखिया हॉस्पिटल से भाग गई। हारून कहने लगता है, क्या रुखिया पागल हो चुकी है? अगर वो हॉस्पिटल में रहेगी तो सेफ होगी ना, बाहर क्यों गई? दूसरी तरफ नूरू राफसान के पास आता है उसी कमरे में। तभी राफसान मौका देकर एक लकड़ी लेकर नूरू के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा नखरेबाजी नहीं करना चाहिए। अब तभी ये आवाजें रुखिया सुन लेती है। तो रुखिया धीरे धीरे करते हुए उस कमरे की ओर जाने लगती है तो ये दिखती है कि राफसान बंदा है, नीचे नूरू पड़ा है। खुद राफसान से पूछने लगती है कि नूरू भाई कहाँ पर है और तुम कौन हो, तुमको किसने बांधा? क्या तुमको राफसान ने बांधा? कहाँ है वो सुअर का बच्चा? ऐसा चिल्लाते हुए रुखिया राफसान के हाथ पैर खोलने लगती है। एट द सेम टाइम डॉक्टर हारून से कहने लगता है कि रुखिया को फेस ब्लरनेस हुआ, मतलब जिसका भी चेहरा देखती रुखिया याद नहीं कर पाती, सिर्फ आवाज से ही वो इंसान को पहचान सकती है, क्योंकि इसके सर पर बहुत जबरदस्त तरीके से चोट लगी थी ना, इसीलिए राफसान आंखों के सामने होने के बावजूद भी रुखिया नहीं पहचान पाती। दूसरी तरफ राफसान नूरू को बहुत मारने पीटने लगता है। तो तब जाके रुखिया को राफसान की आवाज सुनाई देती है। फटाक से नूरू की गन लेकर राफसान पर गन पाउडर करने लगती है कि राफसान मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, नूरू भाई उठो तुम जल्दी। लेकिन इससे पहले राफसान इन दोनों को उस कमरे में बंद करके बाहर भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद नूरू अपनी गन लेकर इस दरवाजे के ताले को फोड़कर ये दोनों बाहर निकलने लगते हैं। इस तरफ वो डॉक्टर रुमकी है ना, उन दांतों को टेस्ट करवाने लगती है। तो असिस्टेंट रुमकी से कहने लगता है कि लगता है ये दांत किसी लेडी के है, अब ये कैसा पता करे कि ये दांत किसके है, हमारे पास कोई डीएनए सैंपल्स भी नहीं। तो रुमकी को एक जबरदस्त आइडिया आने लगता है, कहने लगती है कि मेरे पास एक डीएनए सैंपल है, उससे टेस्ट करके देखते हैं। इस तरफ नूरू रुखिया को लेकर अपने फ्रेंड के घर पर आता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रहेंगे, मतलब छुपने के लिए तो कुछ जगह चाहिए ना। घर में आने के बाद नूरू रुखिया से कहने लगता है, अरे रे रुखिया ये तुमने क्या कर दिया, अच्छा खासा राफसान मेरे हाथ लग गया था, तुम्हारे वजह से वो हाथ से चला गया। रुखिया कहने लगती है कि नूरू भाई पता नहीं मुझे क्या हो गया, हर एक चेहरा एक जैसा ही लगता है मुझे, आवाज सुनने के बाद ही पता चलता है कि वो इंसान कौन है। अगर मुझे पता चलता कि वहाँ पर राफसान है तो उस सुअर के बच्चे को मैं छोड़ती ही नहीं। नूरू कहने लगता है कि हम पुलिस वालों के पास चले, हारून साहब के पास जाकर हम सब कुछ बता देंगे।
रुकैया कहने लगती है, अरे कुछ भी फायदा नहीं नूरू भाई, पुलिस सबूत पूछेगी, कहाँ से लाए हम सबूत, सोचते हैं कुछ और। दूसरी तरफ रफसान हारून के सुपीरियर के पास आकर नूरू के बारे में कंप्लेन करने लगता है कि नूरू ने रफसान को बांध के रखा और इसी तरह इसकी बीवी नीला गायब है। तो हारून का सुपीरियर हारून को बुलाकर इसको बहुत डांटने लगता है कि हारून मैं ये क्या सुन रहा हूँ, और मैंने ये भी सुना कि रुकैया हॉस्पिटल से भाग गई, अगर ये बात बाहर पड़ेगी तो तुम सस्पेंड भी हो सकते हो। इस तरफ रुकैया बेचारी अपना कटा हुआ कान देखकर बहुत दुखी होने लगती है। रात होने के बाद एक अनजान बंदा रफसान को कॉल करके टीवी न्यूज चैनल देखने के लिए कहता है, और टीवी न्यूज चैनल में ये न्यूज चल रही होती है कि रिसेंटली पुलिस वालों को एक दांत मिला और वो दांत और किसी का नहीं नीला का है, जिसका मतलब नीला हक मर चुकी है। पुलिस वालों को बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं मिले। तो ये खबर देखने के बाद रफसान अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। एक्चुअली रफसान को नीला की दांत बहुत पसंद होती है। खैर दूसरे दिन हारून वर्षा के पास आकर नीला की खबर सुनाने लगता है कि नीला मर चुकी है, उसको किसी ने मार दिया, और इसी तरह आप पर कोई भी इल्जाम नहीं है जिसकी वजह से आपको रिहा करने का ऑर्डर मिला है मुझे। मैंने आपके भाई को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आपको लेने के लिए आएंगे। इस तरह से थोड़ी देर के बाद रफसान अपनी बहन वर्षा को पिकअप कर लेता है। अपने घर जाने लगते हैं ये दोनों, और रास्ते में रफसान ऐसे जताने लगता है कि इसको नीला खोने का बहुत दुख है। अपनी बहन के सामने झूठे आंसू बहाने लगता है। दूसरी तरफ हारून मीडिया के सामने आकर इसी केस के डिटेल्स बताने लगता है कि रिसेंटली हम लोगों को नीला के दांत मिले। इसे देखकर ऐसा लगता है कि नीला का कत्ल हो चुका है। कातिल कौन है अभी तक हमको नहीं पता। नीला के कातिल को एक बंदे ने देखा, वो बंदा कौन है अभी मीडिया के सामने हम लोग लीक नहीं करेंगे। इस तरफ घर आने के बाद रफसान अपनी बहन वर्षा को नूरू के बारे में बताने लगता है कि नूरू ने ही मुझे बांध के रखा था, मुझे बहुत टॉर्चर किया। देखो वर्षा, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सारे लोग मेरे दुश्मन है, जैसे नूरू, रुकैया, मेरी बीवी भी चली गई, अब मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। इस तरह से रफसान अपने बहन का भरोसा हासिल करने लगता है। बैकग्राउंड में ये भी कहने लगता है कि वर्षा मेरा यकीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई तो चाहिए मेरी तरफदारी करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट में रफसान अपने बहन का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसी बातों ही बातों में जब वर्षा अपने भाई रफसान को संभाल रही होती है, तभी रफसान के नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। इस तरफ नीरू रुकैया को अपनी और रफसान की फोटो देते हुए कहने लगता है कि ये देख लो, ये मैं हूँ और रफसान, पीछे नाम भी लिखा है, ताकि रुकैया इन दोनों का चेहरा ना भूले। इस तरह से नूरू पुलिस स्टेशन पर जाने लगता है। दूसरी तरफ एक कांस्टेबल को किसी बंदे से मंजू के बारे में पता चलता है कि मंजू किसी एरिया में दिखाई दिया था, तो एक कांस्टेबल वहाँ पर जाने लगता है टिप लेकर। दूसरी तरफ शॉकिंगली नूरू पुलिस स्टेशन जाने के बजाय रफसान के घर पर आता है। कहने लगता है कि सर, मैंने तो सोचा था कि मैं पुलिस वालों के पास जाकर आपके बारे में बताऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरे दिमाग में ये बात खटकी, अगर मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। पुलिस उल्टा मुझ पर शक करेगी, तो मैं आपसे डील करने के लिए आया हूँ सर। मेरे पास रुकैया है, मैं आपको रुकैया दे दूंगा, आप मुझे रकम दे दीजिए, और वैसे भी मैंने आपका नमक खाया। रफसान कहने लगता है कि तुमने अच्छा किया नूरू, चलो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, अब मैं तुमको 25 लाख रुपए दूंगा, रुकैया मेरे हाथ आने के बाद बाकी 25 लाख रुपए दूंगा। तो नूरू इसके लिए ओके कह देता है। दूसरी तरफ जब मंजू कमाल को मार पीट रहा होता है, उसी वक्त मंजू के पास वो कांस्टेबल आता है और मंजू को गुनहगार समझते हुए इसको हथकड़ी पहनाने लगता है। मंजू कांस्टेबल से कहने लगता है, सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो कमाल बहुत बड़ा खूनी है। लेकिन कांस्टेबल मंजू की बातों पर यकीन ही नहीं करता। मंजू को बांधकर वो कमाल के पास जाता है, उसके हाथ पैर खोलने लगता है। जब कमाल के हाथ पैर खोल देता है तो कमाल इस कांस्टेबल के ऊपर टूट पड़ता है, इसका गला अपने दांतों से काट कर उसको मार देता है। बाद में कमाल धीरे धीरे मंजू के पास आता है, कहने लगता है, मंजू भाई, लबोनी को मैंने काट काट के खा लिया, उसकी लाश कहीं पर भी मौजूद नहीं है, और सच में इंसान का गोश्त बहुत ही टेस्टी होता है, क्या तुमने कभी चखा है। इस तरह से कमाल मंजू को भी जब काटने के लिए आ रहा होता है, तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देने पर कमाल वहाँ से भाग जाता है। खैर रात होने के बाद नूरू रुकैया के पास आता है और रुकैया नूरू की फोटो देखकर नूरू को पहचानती है कि हाँ यही नूरू है। नूरू कहने लगता है कि मैंने हारून साहब से सब कुछ बात कर लिया, कल सुबह हम दोनों को पुलिस स्टेशन पर बुलाया है, तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं वो। अब फिलहाल तुम आराम कर लो, हम सुबह निकलेंगे। खैर सुबह होने के बाद नूरू रुकैया को बाहर बुलाने लगता है पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए, और वहीं कुछ दूरी पर रफसान की गाड़ी खड़ी होती है। और एक्चुअली यहाँ पर एक शॉकिंग बात यह है कि नूरू ने रुकैया के हाथ में टॉम क्रूज की फोटो थमा दी होती है। कहने लगता है कि यही रफसान है। तो ये पागल औरत फेस को कंपेयर करने लगती है
क्या यही राफसान है या नहीं। इस तरह से जब रुकैया राफसान की गाड़ी में बैठने ही वाली होती है तभी राफसान के पास कुछ फैंस आ जाते हैं, क्योंकि ये तो एक सेलिब्रिटी है, इसे सेल्फी मांगने लगते हैं। राफसान की आवाज और नाम सुनने के बाद रुकैया पहचान लेती है, फटाफट से वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर नूरू भी रुकैया के पीछे भागने लगता है उसको पकड़ने के लिए। इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी चेजिंग होने लगती है। थोड़ी दूर आने के बाद नूरू बेचारा बहुत हांफने लगता है, पीछा कर ही नहीं पाता और उसी जगह पर गिरकर इसकी मौत हो जाती है। आप लोग यही समझ रहे होंगे कि नूरू को हार्ट अटैक आया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब नूरू राफसान के घर पर गया था तो राफसान ने नूरू को चाय देने के बहाने से उसकी चाय में कुछ मिला दिया था। चाय पीने के 6 या 8 घंटे बाद किडनी फेल्यूर हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ केमिकल होता है ये। इसी के वजह से नूरी की मौत हो जाती है। नूरू के जरिए से रुकैया का पता करना चाहता था बस। खैर दूसरी तरफ हारून मंजू को पुलिस स्टेशन पर लाता है तो मंजू कमाल के बारे में बताने लगता है। कमाल के बारे में सुनने के बाद हारून कहने लगता है, अरे ये तो सीरियल किलर है, हर वक्त अपना भेष बदलता रहता है ताकि पकड़ में ना आए। और तुमने क्यों उसे कैद करके रखा था? कहने लगता है कि उसने मेरी लाबोनी को मार दिया और उसने कहा कि लाबोनी के टुकड़े टुकड़े करके उसने खा लिया। इस तरह से बेचारा मंजू बहुत दुखी होने लगता है। दूसरी तरफ वर्षा अपने भाई राफसान को लेकर डॉक्टर के पास आती है, क्योंकि इसके नाक से खून बह रहा होता है ना। डॉक्टर कहने लगता है बस ये सब कुछ एक स्ट्रेस की वजह से है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, इसे रेगुलरली यूज करना, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ रुकैया किसी बंदे का पर्स चुरा लेती है, क्योंकि इसको तो पैसों की जरूरत है। उसी दुकान के एक टीवी में नूरू की मौत की खबर सुनती है। दूसरी तरफ राफसान की किचन में एक बंदा राफसान की किचन की साफ सफाई करते रहता है। उसी किचन में एक फ्रिज होती है। जब इस फ्रिज को ओपन करने ही वाला होता है तभी यहाँ पर राफसान आता है और इस बंदे को एक छापड़ लगाता है। कहने लगता है कि किसकी परमिशन से तुम इस फ्रिज को ओपन कर रहे हो? ये फ्रिज एक स्पेशल फ्रिज है, इस फ्रिज को सिर्फ मैं और मेरी स्पेशल स्टाफ ही ओपन करती है, अगली बार ध्यान रखना। दूसरी तरफ मंजू अपने भाई निलॉय के बारे में हारून को बता चुका होता है। हारून इसके भाई के बारे में पता कर लेता है कि इसका भाई मर चुका है। मंजू कहने लगता है कि जब मंजू और निलॉय छोटे बच्चे थे उस वक्त मंजू के माँ बाप ने निलॉय को किसी दूसरे पेरेंट्स को बेच दिया। और सर मुझे लगता है कि कमाल के पीछे राफसान का हाथ है, ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा कांड किया। इंस्पेक्टर हारून कहने लगता है चलो मैं एक काम करता हूँ, तुमको लेकर मैं राफसान के पास चलता हूँ, मुझे देखना है कि तुमको देखने के बाद राफसान का रिएक्शन कैसा होगा। मंजू भी कहने लगता है हाँ चलिए सर, मुझे भी उस राफसान से मिलना है जो मेरे भाई को मारा। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कमाल राफसान के पास आता है, कहने लगता है सॉरी सर, इतने दिन मैं आपसे दूर रहा। राफसान कमाल को देखकर बहुत खुश होने लगता है, कहने लगता है मेरा बच्चा तू आ गया, इतने दिन कहाँ पर था? कमाल कहने लगता है एक सुअर के बच्चे ने मुझे बांध के रखा। राफसान कहने लगता है अच्छा हुआ तुम आ गए, हम दोनों मिलकर एक और बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कमाल कहने लगता है सर मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ अच्छा सा खिला दीजिए ना, जैसा आप मुझे पहले खिलाया करते थे, मतलब इंसान का गोश्त। खैर दूसरी तरफ रुकैया एक इंटरनेट सेंटर पर आकर राफसान की फोटो मांगने लगती है, क्योंकि इसके तो राफसान का चेहरा याद नहीं होता। दूसरी तरफ हारून मंजू को लेकर राफसान के घर पर जाता है और वर्षा मंजू को देखकर शॉक में रह जाती है। मंजू से कहने लगती है आप निलॉय है ना, बहुत दिनों से आप नजर नहीं आए, कहाँ पर चले गए थे? मंजू बस ऐसे ही कहने लगता है कि मैं थोड़ा बिजी था दूसरे कामों में। उसी वक्त यहाँ पर राफसान आता है और ये भी मंजू को देखकर शॉक में रह जाता है। मंजू से कहने लगता है अरे वाह, आज निलॉय हमारे घर पर, इतने दिनों तक कहाँ पर थे? हारून कहने लगता है एक्चुअली निलॉय मेरा छोटा भाई जैसा है, एक केस के सिलसिले में मैं इसकी मदद कर रहा। राफसान कहने लगता है कि कुछ सालों पहले ये मेरा स्टूडेंट था, हम दोनों नए नए डिशेस प्रैक्टिस कर रहे थे। आज निलॉय बहुत ही आलसी बन चुका है। निलॉय कभी हम दोनों एक अच्छी सी डिश बनाकर हारून साहब को खिलाएंगे। दूसरी तरफ रुकैया अपने हाथ में राफसान की फोटो लेकर राफसान को ही फॉलो करती रहती है दिन रात। दूसरे दिन जब किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो एक गूंगे बंदे को उसी जगह पर खुदाई करते वक्त कुछ चीजें नजर आती है। वो आसपास के लोगों को बुलाने लगता है और इन चीजों में से कुछ कपड़े, पर्स और एक चाकू भी होती है। शॉकिंग बात यह है कि ये चीजें और किसी के नहीं नीला के होते हैं, मर्डर वेपन समथिंग लाइक दैट। इस तरफ हारून और मंजू वर्षा को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इसके भाई राफसान के बारे में बताने लगते हैं कि हमें शक है राफसान ने ही नीला को मारा, इन सब के पीछे तुम्हारे भाई का ही हाथ है। ये सुनने के बाद वर्षा टोटली मना करने लगती है कि आप लोग खामखा मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हो, अगर ऐसा है तो आपके पास क्या सबूत है, सबूत दिखाइए, मैं मार लूंगी। और वैसे भी ये भरोसे वाला कमाल कौन है, मैंने इसको आज तक कभी नहीं देखा। उसी रात जब रुकैया राफसान के घर के पास इसका पीछा कर रही होती है
तभी रुकैया के पास एक भिखारी आता है भीख मांगने के लिए। रुकैया कहने लगती है, अरे भाई थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं खुद परेशान में हूँ। लेकिन फिर भी वो भिखारी बार बार रुकैया को तंग करने लगता है। बात यह है कि वो भिखारी और कोई नहीं कमाल होता है। रुकैया के चेहरे पर कोई पाउडर फूंक कर इसको बेहोश कर देता है। दूसरे दिन टीवी न्यूज चैनल्स में उन्हीं चीजों के बारे में न्यूज प्ले होने लगती है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर नीला के रिलेटेड कुछ सामान पाए गए, जैसे कपड़ा, पर्स, मर्डर वेपन। पुलिस इसकी इंस्पेक्शन कर रही है कि मर्डर वेपन पर फिंगरप्रिंट्स किसके हैं एक्सेट्रा। इस तरफ कमाल रुकैया को किडनैप करके किसी जगह पर लाता है। राफसान इसके काम को देखकर इसको बहुत अप्रिशिएट करने लगता है कि कमाल ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। कमाल कहने लगता है, सर बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, क्या मैं इसको खा लूं? राफसान कहने लगता है, अभी नहीं मेरा बच्चा, इसके लिए और टाइम है। फिलहाल तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाया हूँ, चलो वो खिलाता हूँ तुम्हें। इस तरह से कमाल को एक स्पेशल मछली का डिश खिलाने लगता है। दूसरी तरफ टीवी न्यूज चैनल में कमाल की फोटो दिखाकर कहने लगते हैं कि नीला का मर्डरर कमाल नाम का एक बंदा है। एक और शॉकिंग बात यह है कि कमाल किसी जहरीले चीज खाने की वजह से मर गया, मतलब पुलिस वालों को उसकी डेड बॉडी पाई गई। राफसान बैकग्राउंड में हम लोगों से कहने लगता है, जब आप लोग किसी भी क्राइम को करना चाहते हो तो उसके लिए प्लान ए, प्लान बी रेडी से रखना चाहिए। जब प्लान ए और बी फेल हो जाता तो प्लान सी को अप्लाई करना चाहिए। इसी टाइम मेरे सामने कमाल आया। मतलब जब कमाल राफसान के पास आया था तो राफसान ने इसके हाथ में एक चाकू देकर गोश्त काटने के लिए कहा ताकि कमाल के फिंगरप्रिंट्स इस चाकू में हो। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि राफसान ने नीला के कुछ सामान काफी दिनों से संभाल के रखा होता है, तो उन सामान को बाहर निकालकर इन पर मिट्टी लगाने लगता है, फेक मिट्टी, जैसे कपड़े, पर्स और ये मर्डर वेपन। मतलब राफसान ने कुछ चीजों को जलाया होता है, कुछ चीजों को नहीं। और उसी तरह जब राफसान ने नीला के टुकड़े टुकड़े किया था, उसी वक्त राफसान ने नीला के ब्लड को स्टोर कर लिया था और इसी ब्लड को एक फ्रिज में रखा। इसीलिए जब एक बंदा राफसान का वो फ्रिज ओपन करने की कोशिश की तो राफसान ने इस बंदे को एक छापड़ लगाया था। तो रिसेंटली राफसान इसी ब्लड को निकालकर इन सारे चीजों पर फैलाने लगता है ताकि पुलिस वालों को नीला का डीएनए मिले। और एक और शॉकिंग बात यह है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कमाल ने ही उन चीजों को जमीन में दफनाया था। इसको ऐसा करने के लिए राफसान ने ही कहा। मतलब बेचारे कमाल ने अपनी खुद की खबर खोद ली। राफसान कमाल से काम लेने के बाद इसको ही फंसा दिया, इसको जहर देकर मार दिया। मतलब अगर नीला का मर्डरर मिल गया तो पुलिस इसके पीछे नहीं पड़ेगी। खैर दूसरी तरफ हारून मंजू से यही कहने लगता है कि नीला का मर्डरर तो मर गया, मतलब राफसान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, हम राफसान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब मंजू कहने लगता है कि अगर आप मुझे मौका दो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। हारून कहने लगता है, जाओ तुम भी एक ट्राई कर लो। तो उसके बाद मंजू राफसान के रेस्टोरेंट पर जाकर राफसान जो दवाई खा रहा होता है उसको बदल देता है। थोड़ी देर के बाद राफसान रुकैया के पास आता है जहाँ पर बांध के रखा। कहने लगता है कि रुकैया, जब भी मैं तुमको देखता हूँ मुझे मेरी नीला ही याद आती है, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपनी नीला को अपने हाथों से मारा, उसके टुकड़े टुकड़े करके इंसानों में ही खिला दिया, वो उसी के लायक थी। रुकैया राफसान को एक कहानी सुनाने लगती है कि बहुत सालों पहले किसी राज्य में एक राजकुमार और मंत्री का बेटा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों शिकार करने के लिए जंगल में गए। उसी जंगल में राजकुमार को एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आई। मंत्री के बेटे से कहा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, उसके बारे में पता करके आओ। तो पता चलता है कि वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है, किसी दूसरे राज्य की पत्नी होती है वो। लेकिन फिर भी राजकुमार जिद पर अड़ा रहता है, नहीं मुझे उस लड़की को हासिल करना होगा। तो मंत्री का बेटा एक प्लान बनाने लगता है। वो दूसरे राजा के पास जाकर उसके पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें बताने लगता है कि तुम्हारी पत्नी एक बहुत ही चरित्रहीन है। तो उस राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये सुनाने के बाद रुकैया राफसान से पूछने लगती है कि आप बताओ इस कहानी में गुनहगार कौन है। राफसान कहने लगता है, मंत्री का बेटा। रुकैया कहने लगती है, गलत जवाब भरोसे वाले, गलती उस राजा की है जो दूसरों की बात पर यकीन करके अपनी बीवी को छोड़ दिया। तुम भी उसी राजा की तरह हो जो अपनी नीला पर भरोसा नहीं किया। तो यह सुनने के बाद राफसान रुकैया को बहुत मारने पीटने लगता है और इसी तरह इसकी पैर की उंगली काटकर इसी को ही खिलाने लगता है। बेचारी रुकैया बहुत तड़पने लगती है। इसी दरमियान में राफसान खून की वॉमिटिंग करने लगता है क्योंकि मंजू ने इसकी दवाई बदल दी थी ना। तो इसी मौके का फायदा उठाकर रुकैया राफसान पर हमला करती है, इसको बहुत मारने पीटने लगती है। राफसान से चाबी हासिल करके अपने हाथ की हथकड़ी खोलकर एक हथकड़ी
राफसान के हाथ में बांध देती है। कहने लगती है कि अब मेरे पास कुछ नहीं खोने के लिए, अगर मैं मरूंगी तो तुम भी मरोगे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी राफसान। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब डायरेक्टर भाई साहब ने ये नहीं दिखाया कि ये दोनों जिंदा है या मर गए। डायरेक्टर ने एक बात को कंफर्म किया है कि राफसान के रिलेटेड एक और मूवी आने वाली है। शायद नेक्स्ट पार्ट में कुछ पता चलेगा। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।